In today's session, we'll talk about rest of the components. Last में we talked about कि admission procedure कैसे होता है. We talked about IELTS के क्या चीज़ें हैं, आपको document कौन कौन से required हैं. In today's session, we'll focus on personal statement. Then we'll focus on कि scholarship के लिए कौन सी websites available हैं. And then you will also get to know कि scholarship के लिए procedure क्या है. ठीक है. So आज ये तीन चीज़ों के ऊपर हमारा prime focus होगा. First of all, let me just quickly talk about personal statement. Um, अभी कल ही आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद अ फुल ब्राइट स्कॉलर जिसकी मैं बहुत जल्दी एक सॉर्ट ऑफ लाइक वो शेयर करूंगी बाकियों के साथ भी. सो ही टॉक्ड अबाउट ही मेंशन दैट ही टुक ऑलमोस्ट 2 months राइटिंग हिज पर्सनल स्टेटमेंट. और उन्होंने और हालांकि वो लम्स ग्रेजुएट हैं, ओए लेवल्स बैकग्राउंड है, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू से कि उसको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने में कोई उसने इतनी अटेम्प्ट्स लगाई और उसने रीराइट की. हालांकि वो 500 से 700 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट होता है, जस्ट अ वन पेज. एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड, लम्स एंड देन ये सब कुछ होने के बावजूद एक बंदा ये कह रहा है कि जी. और फिर आई थॉट कि जब मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में कुछ 7-8 अटेम्प्ट्स लगाई थी तो इट वाज़न्ट अ बैड डील. सो आज हम इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. एंड हम यही करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कंपोनेंट्स वगैरह, एंड देन आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क क्वेश्चन सो दैट हम सारे साथ साथ आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी हम पूरी कर रहे हैं. अब अगैन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल स्टेटमेंट की. दो चीज़ें एग्जामिनर्स असेस कर रहे होते हैं बेसिकली इस पार्ट में, और वो दोनों चीज़ें क्या हैं. फर्स्ट ए कि आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं. अगेन आप एक इंग्लिश जिसे कहते हैं ना स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी लैंग्वेज. और अगर आप स्कॉलरशिप पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. तो एक तो पर्सनल स्टेटमेंट से वो आपके राइटिंग स्किल्स देख रहे होते हैं. वर्ड लिमिट यहाँ पे लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मैं आपको 1 घंटा दूं और आपको कहूँ एक कहानी सुनानी है, आपके लिए बड़ा आसान होगा. पॉजेज ले लिए, इधर उधर की गप्पे भी मार ली. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 5 मिनट है, मुझे ये पूरी कहानी आपने सुनानी है, तब आपको सही परेशानी होगी. तो वो वर्ड लिमिट भी इसीलिए डालते हैं कि आप कम वर्ड्स में अपना आइडिया, अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. उन्होंने आपका ये स्किल सेट चेक करना होता है. इसकी बेस पे आप ये समझ लो कि अगर एडमिशन प्रोसेस को उन्होंने वेटेज दी हुई है, सो 30% वेटेज आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की होती है. और उसकी बेस पे वो एक पूरा पीस पढ़ा जा रहा होता है, बहुत सारे प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, और फिर उसके बेस पे वो ये देख रहे होते हैं कि आप एक जो कैंडिडेट है वो कहाँ पे स्टैंड कर. अच्छा, नेक्स्ट देयर आर लाइक टू कॉन्सेप्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वर्सेस पर्सनल स्टेटमेंट. और आप जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. कहीं पे इसको मोटिवेशनल स्टेटमेंट कहते हैं, कहीं पे इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, कहीं इसको स्टडी ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. मैं आपको इसका थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों में, यूनिवर्सिटीज ने खुद भी एक्सप्लेन किया होता है, मैं भी आपके सामने बताती हूँ. तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, आप ये बता रहे होते हो कि आपका एकेडमिक और आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है अब तक, कितने आपने स्किल्स लर्न किए हैं, आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या क्या हुई, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है. आपने अपना सारा कुछ बता दिया और आपने गोल भी बता दिया कि भाई व्हाई दिस प्रोग्राम इज अ गुड फिट फॉर यू. वेरी फॉर्मल और वो टू द पॉइंट चीजें बता दी. पर्सनल स्टेटमेंट इज मोर अबाउट माई लाइफ हिस्ट्री. ठीक है. बट दैट डजंट मीन, मैंने बहुत स्टूडेंट्स की पर्सनल स्टेटमेंट देखी है जिसमें ना वो कहानियां लिख रहे होते हैं, मैं गांव में पैदा हुआ, फिर ये हुआ, मैं ये हूँ. और वो लिटरली लगता है कि आप एक लेटर लिख रहे हो. ये आपका कोई फॉर्मल या आपका कोई एक इस तरह की चीज नहीं है जो कि आप किसी एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो ये देखना बहुत जरूरी है. पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपनी मोटिवेशन बता रहे होते हो, क्यों अप्लाई कर रहे हो, इसी सब्जेक्ट में क्यों, इसी में क्यों, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों, इसी सब्जेक्ट में क्यों, और उसको कॉम्बिनेशन करके बता रहे होते हो अपनी सारी चीजों के साथ. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस फॉर्मल होती है. इसमें आप थोड़ा अपने जिसे कहते हैं ना फीलिंग्स, अपने इमोशंस ऐड कर सकते हो. बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही, वही वाली बात है कि अगर किसी ने उंगली आपको कहा है कि आप पकड़ लो, तो उसका मतलब नहीं है आपने पूरा हाथ पकड़ लेना और उसको बिल्कुल ही कैजुअल बना देना. ये डिफरेंस है इन दोनों में. अच्छा, इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट के अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, ये पार्ट हर यूनिवर्सिटी एक्सप्लेन करती है. क्योंकि जैसे मैंने बताया 30% वेटेज है इस डॉक्यूमेंट की, तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपको क्लैरिटी हो कि आपने इसे लिखना कैसे है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इसको लेके.
जो अक्सर जो मैंने ऑलमोस्ट को 30-40 यूनिवर्सिटीज़ को तो हाथ लगाया हुआ है, और उनमें जो 5 चीज़ें काफ़ी कॉमन थी उनके स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, वो ये वाला पार्ट था। वो ये पूछते हैं कि व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी? देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल आउट देयर, आपने सब छोड़ के यही वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया? क्या रैशनल है? ठीक है? आपने अगेन उन्होंने आपकी कन्विंसिंग पावर देखनी है, उन्होंने आपका रिसर्च देखनी है। व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक ही फील्ड बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर इतनी वैरायटी है, पाकिस्तान में लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत वैरायटी है। दे नीड टू गेट दिस क्लैरिटी कि आप यही सब्जेक्ट आपने मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग की क्यों चूज़ की? प्रिंट मार्केटिंग क्यों नहीं चूज़ किया? आपकी एकेडमिक एबिलिटी क्या है? क्या कुछ पढ़ा है? क्या चीज़ें आपके साथ कितना अलाइन कर रही हैं? ये नहीं है कि आपने पीछे पढ़ा, आपने एक्स से आगे जाके आप बिल्कुल ही वाई पढ़ना चाह रहे हो, वो चीज़ें मैच ही नहीं कर रही। आपके पर्सनल स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका फ्यूचर गोल क्या है? अब फ्यूचर गोल में ना अक्सर बच्चे बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, मैंने इस तरह के काम करने हैं, तो उससे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपने जितना रियलिस्टिक हो सके, आपने उतना बताना है। तो इसके लिए बेहतरीन होता है कि आपने बताया कि नेक्स्ट 2 इयर्स में ये हो रहा होगा और नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरा ये प्लान है। इसको आपने इस तरह से ब्रेक डाउन करके उनको क्लैरिटी दे दी, बहुत रियलिस्टिक रह के। अच्छा, अब ये मैंने ग्रुप एक्टिविटी सोचा था, बट आई रियली वांट कि आप सब ये इंडिविजुअल कर रहे हो। अब जस्ट इमेजिन कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जो कि इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, और आपने उनको एक पर्सनल स्टेटमेंट 500 वर्ड्स का सबमिट करवाना है। अब आप लेट्स से आप फॉर द फर्स्ट टाइम ये लिख रहे हो, बट आई एम श्योर आपके ज़हन में एक, जिसे कहते हैं ना कि आपके एक आपकी एक आई वुड से कि एक कुछ आईक्यू लेवल भी होता है, कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ कॉमन सेंस भी होती है। सो अकॉर्डिंग टू यू ये लिखने के क्या डूज़ होंगे, क्या डोंट्स? शेयर करती हूँ अपने डूज़ और डोंट्स की लिस्ट, जो कि मैंने वही वाली बात है कि जब 30-35 यूनिवर्सिटीज़ को जब टारगेट किया और फीडबैक ले लेके जो मैंने एक लिस्ट फाइनलाइज़ की है, और डूज़ that I've learned that you need to be very, very honest about everything that you're putting in there, everything that you're doing. फॉर्मल होना चाहिए, कोई ह्यूमर, कोई लेस फॉर्मल चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर दैट यू प्रूफ रीड इट, मेक श्योर दैट यू गेट इट प्रूफ रीड बाय एट लीस्ट 2 टू 3 पीपल, ठीक है? और वो, क्योंकि आप अगर आप अपनी कोई गलती नहीं पकड़ पा रहे हो, किसी और से आप वो करवाएँ। अपनी स्ट्रेंथ्स को हाइलाइट करें, बट ओवरसेल नहीं करना। और अगर उन्होंने कहा हुआ है कि 5 कंपोनेंट्स को आंसर करना है, तो पाँचों आंसर होने चाहिए। अगर आपने किसी 4 को किया है, तो वो नहीं कंसिडर हो रही होगी। डोंट क्या है कि वेट ना हो, प्लेजराइज़ ना हो, सेम पर्सनल स्टेटमेंट हर जगह पे मत ठोकी जाएँ, इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो, और अपने ऊपर फ़ोकस करना है, इधर-उधर आपने नहीं जाना है, ठीक है? ये सारे के सारे आपके हैं डूज़ एंड डोंट्स आपके पर्सनल स्टेटमेंट के, व्हिच आई लर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बाकी जो जिनको स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनसे भी डिस्कशन करके जो उनसे पॉइंट मिलता है, और वो यही मिलता है। एंड डोंट बी अफ्रेड अगर आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट रीराइट करनी पड़ती है। आई रोट इट लाइक मुझे रीराइट करनी पड़ी थी ऑलमोस्ट 8 टू 9 टाइम्स, बिकॉज़ जब मैं अपने टीचर को सेंड करती थी तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मुझे फीडबैक देते थे, एंड आई यूज्ड टू अपडेट इट। अब लेट्स टॉक अबाउट आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। आपने एडमिशन का अब तक हमने सारा का सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है। आपने अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट करवा दिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा दी, आपने पर्सनल स्टेटमेंट जमा करा दी, और आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है? अब इसके बाद आपके पास कुछ टाइम होता है, जिस टाइम में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप भी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप भी हो सकती है। अब आप उन स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, या जोन-सी मैंने यूज़ की हुई थी, आई एम गोइंग टू शेयर दोज़। उनसे आप कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो? एक आइडियल तरीका ये है कि आपने एक एक्सेल शीट मेंटेन की हो, आपको पता हो कंट्री कौन-सी है, आपको पता हो यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, और आपने आगे उनकी स्कॉलरशिप लिखी हो, अमाउंट लिखी हो, उनकी डेडलाइन लिखी हो। हर चीज़ आपके सामने हो, ताकि आप उसी बेसिस पे प्रायोरिटाइज़ करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते रहो। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ वेबसाइट्स दैट आई फाउंड रियली यूज़फुल एंड आई यूज्ड एज़ वेल। स्कॉलर्स फॉर डेव, दैट्स फॉर डेवलपमेंट। टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड स्कॉलरशिप फोरम। सो ये 3 आई वुड रिकमेंड। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इसके अलावा कोई और नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं,
but I found them user friendly. I found them very, I would say, easy to use, and a lot of information was there जो कि मुझे बाकी जगहों से भी मिल रही थी और वो रेपिटेटिव ही होती थी. सो स्कॉलर्स फॉर डेव, अभी मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी दिखाती हूँ. सो ये क्या करती है, इसमें डिफरेंट फिल्टर्स हैं. You can filter different scholarship opportunities based on your country choice. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैंने देखना है नीदरलैंड्स में कितनी क्या कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अभी अवेलेबल हैं, सो आई कैन सी वहाँ पे 32 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो आई क्लिक ऑन दिस, मुझे सारी नीदरलैंड की स्कॉलरशिप मिल जाएगी. मैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से भी फाइनलाइज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नेचुरल साइंसेज में चाहिए स्कॉलरशिप, मैंने ढूंढनी है, 70 स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वहाँ पे. आई कैन क्लिक ऑन दिस, मुझे सारी उससे रिलेटेड मिल जाएंगी. अगर मुझे चाहिए डेवलपमेंट स्टडीज़ में, उससे रिलेटेड मिल जाएँगी. मुझे किस लेवल पे चाहिए, जैसे बिसाम आई थिंक पूछ रहे थे कि जी मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम चाहिए, तो यहाँ पर अब आप फ़िल्टर कर सकते हो कि आपको फेलोशिप है, डिप्लोमा करना है, कॉम्पिटिशन्स के लिए स आपको स्कॉलरशिप चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए। यहाँ से आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो। डेडलाइन वाइज़ भी आप चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, अभी कौन-कौन सी एप्लीकेबल है, मैं उन वालों को ज़रा मैं देख लूँ एक दफ़ा। इसके अलावा एक और जो फ़ेसबुक के जो बहुत फ़ेमस पेजेज़ हैं, आई एम श्योर आप सबने भी वो ज़रूर जॉइन किए होंगे, वो स्कॉलरशिप नेटवर्क है। ये एक स्कॉलरशिप होल्डर ही है जो कि ये पेज रन कर रहा है, और ज़्यादा ये जो पेज यूज़फुल है, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया था, ये पीएचडी लेवल के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। बट अगेन आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको बहुत सारे स्कॉलर्स से आप इंटरैक्ट कर रहे होते हो। मैंने बहुत सारे से पर्सनली भी उनको फ़ेसबुक पे रीच आउट किया। उनके साथ शेयर किया कि मैं इस पर्पज़ के लिए ये करना चाह रही हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और फिर आपको गाइडलाइन मिल रही होती थी। इसके अलावा getpositions.com है और स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। ये 3 हैं जो कि आई फाउंड देम, वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए तब भी आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे होते हो। सो आई यूज्ड टू फाइनलाइज़ लाइक 3 चीज़ें और मैं सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस करती थी। इसी तरह मैंने वेबसाइट भी मल्टीपल देखी, लेकिन 3 को फाइनलाइज़ किया, उन पे फ़ोकस किया। पेजेज़ भी मल्टीपल देखे, लेकिन देखा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और मैंने उन्हीं को फ़ोकस किया। और ये 3 फ़ेसबुक पेजेज़ हैं दैट आई फाउंड कि बहुत फिट थे, मुझे बहुत इनसे हेल्प वगैरह हुई। अब स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता लग रहा हो, क्योंकि आपका डिसीजन इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। कुछ हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही होती है फुली फंडेड। अब फुली फंडेड का मतलब ये है, उन्होंने आपका ट्रिप भी पे करना है। उन्होंने आपको कपड़ों के भी पैसे देने हैं, खाने-पीने के भी पैसे देने हैं, वहाँ रहने के भी पैसे देने हैं और आपकी फ़ीस भी पूरी करनी है। ये यूके में भी है, ये यूएस में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये हर जगह फुली फंडेड होती है, जहाँ पे यू डोंट इवन गेट टू पे योर वीज़ा फ़ी। Each and everything is covered by that government body who is offering the scholarship. इसका डाउनसाइड क्या है? दैट यू साइन अ बॉन्ड कि आपकी जैसे ही स्टडीज़ कंप्लीट होगी, आप वापस आओगे पाकिस्तान, आप वहाँ पर नहीं रह रहे होगे। ये इसका डाउनसाइड है कि आपकी स्टडी साल की है, साल बाद वापस आएँ, आपकी स्टडी 2 साल की है, 2 साल बाद आप वापस आएँगे, आप वहाँ पे रह नहीं सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका लॉन्ग टर्म प्लान होता है दैट दे वांट टू स्टे इन दैट कंट्री वेयर दे आर गोइंग फॉर स्टडीज़, दे डोंट गो फॉर दीज़ स्कॉलरशिप्स, ठीक है? वो अवॉइड कर रहे होते हैं या वो सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि मैंने भी ये वाली ऑप्ट की थी, इस पे कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें फुली फंडेड भी है, अब फुली फंडेड का क्या मतलब है? फुली फंडेड 2 तरह की है, एक वो जिसमें सिर्फ़ यूनिवर्सिटी की फीस पे होगी, एक वो जिसमें सब कुछ आपका पे हो रहा होगा, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है कि जी आपने वापस ही जाना है, ठीक है? तो ये अक्सर स्टूडेंट्स फिर ये वाली ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनके पास ये ऑप्शन रहे कि अगर स्टडीज़ कंप्लीट होगी, कोई पैसा नहीं पे किया, वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल जाए तो वहाँ पर स्टे भी कर सकें। जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होती है वो पार्शियली फंडेड भी होती है। वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, वो आपको कहेंगे लेट्स से 30% फीस आपकी ऑफ है, 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, 90% ऑफ है और वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिडक्शन दे रहे होते हैं। इसमें और इनकी डेडलाइन्स दोनों की वेरी कर रही होती हैं। जो गवर्नमेंट वाली है ऑब्वियसली वो कम्पेटिटिव ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी वाली इतनी ज़्यादा कम्पेटिटिव कंपैरेटिवली नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यूके की पर्टिकुलरली बात करूँ तो कौन-सी बहुत फ़ेमस वहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप या कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप, ठीक है? प्रोसेस इसका बहुत आसान है। आई हैव अप्लाइड इन दैट वन, आई वाज़ इन टॉप 5 कैंडिडेट्स इन 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़।
और ये कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप का प्रोसेस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट, आई वुडंट से कम्पेटिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, आई वुड से अगर आपने हर चीज़ प्रॉपरली की हुई है, तो ये अचीव करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ, ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट है और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए स्पेसिफिकली वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। हर साल इनकी एक डिफरेंट थीम होती है, जिन फ़ील्ड्स के अराउंड ये फ़ोकस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अप्लाई करी थी तब बिज़नेस स्टडीज़ भी इनका फ़ोकस था डेवलपिंग कंट्रीज़ से। तो उन्होंने उसके लिए भी और वुमेन के लिए भी स्पेसिफिकली इनका होता है कि ठीक है, नहीं हम उनको प्रेफ़रेंस दे रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखो, तो स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड अंडर 6 थीम्स और ये 6 थीम उन्होंने दी हुई हैं कि जी हम हेल्थ सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। जितने मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर रहे होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे कोई कोई रेडियोलॉजी पढ़ रहा है जाके, कोई वो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा है जाके, वो चीज़ हो रही होती है। पीस, सिक्योरिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड तो कोई पब्लिक गवर्नेंस जाके पढ़ रहा है। तो इस तरह ना हर चीज़ में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ये लोग थीम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं अच्छा हम कौन से सब्जेक्ट जाके पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देखो कि अच्छा 2021 में इनकी डेडलाइन यूजुअली मार्च एंड अप्रैल एंड होती है। 2021 में क्या थीम यूके सपोर्ट कर रहा है, उस थीम के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा मैकेनिज़्म लेके चलो। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, मैं आपको हर कंट्री का थोड़ा-सा आपको बता रही हूँ, जो ये वो हैं जो कि जहाँ पे मैंने जिनका मैंने थोड़ा-सा प्रोसेस पूरा देखा हुआ है एंड आई एम अवेयर ऑफ इट। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप है दैट इज़ कॉल्ड एएएस, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। फुली फंडेड होती है। इसमें भी बहुत-बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके भी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक क्राइटेरिया है। आई विल टेल यू कि वो क्राइटेरिया क्या है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तान के लिए क्या पूरा का पूरा ये क्राइटेरिया फ़ॉलो करते हैं, इन्होंने वो सारा का सारा शेयर किया हुआ है। इन्होंने वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन ये भी बहुत lucrative स्कॉलरशिप है क्योंकि इसमें आपका जिसे कहते हैं ना ट्रैवल अलाउंस, आपका मेडिकल, आपका हेल्थ, आपका बुक्स से आपका जो अलाउंस है, आपका लिविंग अलाउंस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस वन। सो ये आपको आप एक भी पैसा नहीं लगा रहे होते, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग तक वो कवर कर रहे होते हैं। आपने अगर लैंग्वेज पे भी पैसे लगाए हैं, वो भी आपको वापस रिफंड हो रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे अभी हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ रहे हैं कि जी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। हाँ, हाँ, हमें पता है बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट हाउ टू एक्चुअली गेट अ स्कॉलरशिप? What are the things that you need to focus on in order to get a good scholarship? What we did so far, we talked about your personal statement. We talked about scholarship से related कौन सी websites हैं जहाँ पे जाके आप research कर सकते हो, कौन से Facebook के pages हैं। Facebook के pages इसलिए भी बहुत important हैं because वहाँ पे आप जो scholarship holders हैं, आप उनसे interact कर पाते हो या वो लोग जो कि इस process में हैं। तो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल रही होती है एंड आई वुड एनकरेज यू ऑल टू फॉलो दोज़ पेजेस एंड आल्सो कीप एन आई कि अच्छा डेली बेसिस पे वहाँ लोग जो आ रहे हैं वो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप भी कोई अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी डायरेक्टेड गाइडलाइन मिल रही होती है। आई डिड द सेम। जहाँ भी किसी प्रोसेस में मैं कहीं स्टक होती थी आई यूज्ड टू मैं एक क्वेरी डाल देती थी और जो या तो स्कॉलर्स होते थे या फिर जो लोग इस प्रोसेस में होते थे दे यूज्ड टू गाइड कि नहीं अच्छा आप ऐसे करके देखें, आप ये करके देखें। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। सो फार व्हाटएवर यू डिड, आपका एडमिशन प्रोसेस लेट्स से हो गया। अब स्कॉलरशिप आपको पता भी चल गया कौन-सी हैं, आपने एक्सेल शीट भी बना ली, डेडलाइन्स भी आपके सामने आ गई और अब इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू प्रिपेयर टू अप्लाई फॉर दोज़ स्कॉलरशिप्स, लेकिन आपको वो कैसे मिल रही होगी? अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि स्कॉलरशिप के लिए ना आप सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे होगे, व्हिच इज़ नॉट द केस। सो ऑल ऑफ द स्कॉलरशिप्स दैट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर, एक कैटेगरी के अंदर हम सब आ रहे होते हैं, वो है स्कॉलरशिप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब उसमें अफ्रीका की भी सारी अवाम आ जाएगी, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें श्रीलंकन भी हैं, उसमें मलेशिया से भी लोग हैं, उसमें इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे एजुकेशन में थोड़ा आगे हैं, नो डाउट। और आप उन सब लिटरली आप कोई 19-20 कंट्रीज़ के लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हो स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है? सो इसको थोड़ा-सा हल्का लेना एक प्रॉपर बात नहीं है, आपने अच्छा खासा अपने आप को प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं ना आपने वो प्रिपेयर करना होता है। स्कॉलरशिप प्रोसेस के लिए अगेन इनकी डेडलाइन डिफरेंट होती है। आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। एडमिशन मिल गया,
अब स्कॉलरशिप के लिए हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक चीज़ जो हर एक में कॉमन होती है, वो ये है कि वो आपसे कहते हैं कि आप एक स्कॉलरशिप स्टेटमेंट लिखो। अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी आ गई है ना, देन दिस पार्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो फिर स्कॉलरशिप स्टेटमेंट आपको हैंडल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसमें अगेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वो ये कह रहे होते हैं कि जी आप ही को क्यों ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए? अगर आपको मिलती है तो आपको कैसे बेनिफिट होगा? आपकी कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट होगा? ठीक है? और आप क्या करोगे ये स्कॉलरशिप पे मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद? ठीक है? सो वो आपका एक इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं कि अगर हम एक पर्सन पे स्पेंड करेंगे, तो उसका बेनिफिट किस मैग्नीट्यूड पे जाके मिल रहा होगा, उस चीज़ को वो असेस कर रहे होते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अगेन वो आपसे कहते हैं कि जी रेफरेंसेस दें। एडमिशन के लिए अलहदा रेफरेंसेस होते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अलहदा होते हैं। 2 चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। एक, ये रेफरेंस कौन दे रहा है, उसकी अपनी डेज़िग्नेशन क्या है, ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। सेकंड, आप नहीं ये रेफरेंस दे रहे होते किसी के बिहाफ़ पे लेटर हेड में, नहीं। आप ऑफ़िशियल ईमेल देते हो, यूनिवर्सिटी खुद उन्हें रीच आउट करती है, वो एक फॉर्म फिल करते हैं और वो आपके रेफरी और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। यू डोंट गेट टू नो कि वो क्या है, अनलेस एंड अनटिल आपके रेफरी ने कहा हो कि भई आप लिख के दे दो, जो लिख के देना है और मैं वो ही जो है ना वो फिल कर दूँगा, ठीक है? उस ऑफ़िशियल ईमेल पे वो सारा फॉर्म जाता है और आपका रेफरी वो फिल कर रहा होता है। तो ये लेटर हेड में रेफरेंसेस नहीं जाते, ये ऑफ़िशियल ईमेल पे जा रहे होते हैं। थर्ड, इस स्कॉलरशिप स्टेटमेंट में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं और आपने मेंशन भी करनी होती है, वो आप कैसे डिफरेंट हो बाकी कैंडिडेट से। सबने ही बैचलर्स किया हुआ है, आप कोई स्पेशल तो नहीं मास्टर्स पे जा रहे बैचलर्स प्रोग्राम करके। लेकिन आप किस तरह से, आप में ऐसी क्या चीज़ें हैं, अब वो अचीवमेंट आपका सीजीपीए हो सकता है, वो अचीवमेंट आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो अचीवमेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो हो सकती हैं। वो अचीवमेंट आपकी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है। ये इस तरह के डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं जो कि आप शो ऑफ करते हो अपनी स्कॉलरशिप स्टेटमेंट में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगेन यहाँ पे आपकी डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है। एडमिशन में ये चीज़ मैटर नहीं कर रही होती। एडमिशन इसके बगैर भी हो जाएगा। एडमिशन हर एक का हो जाता है क्योंकि आप पैसे देके जा रहे हो। दे डोंट केयर कि कितना किस लेवल पे आप हो। वो कहेंगे ठीक है आप आ जाओ, यहाँ पे आओगे हम देख लेंगे, हम आपको कर ही लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जब आप उनसे कहते हो ना कि जी मेरी फीस भर दें, तो वो कहते हैं आप में क्या ख़ास बात है, हम क्यों आप पे इतना पैसा लगाएँ? वहाँ पे जाकर ये सारी स्ट्रगल होती है और वहाँ पे जाके आप बता रहे होते हो कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं। आपके और एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ही नहीं, बहुत फेमस, बाहर भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या है? आई रिमेंबर मेरे सीनियर थे, उन्होंने अपनी एक एनजीओ खोली हुई थी, जिसमें वो ये करते थे कि वो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं, उनसे इंटरैक्ट करते थे और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, उनको माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे थे एक किस्म की। और वो ये किस तरह से कर रहे थे, उन्होंने ये माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए डिफरेंट डोनर्स ढूँढे हुए थे और वो उन दोनों को सिर्फ़ मैच कर रहे थे। सिर्फ़ इस इनिशिएटिव की बेस पे, इस आइडिया की बेस पे, ये उन्होंने अपने लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में ऐड किया। दैट पर्सन गॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप और यूके की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। एंड ये चीज़ एक उनकी प्रोफाइल में स्टैंड आउट करती थी कि जी उन्होंने एक इस तरह का काम किया जिससे उनकी कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है। और कुछ स्कॉलरशिप प्रोसीजर, कुछ स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, वो होती है इंटरव्यू स्टेज। आपने नहीं लिखी अपनी स्कॉलरशिप स्टेटमेंट खुद, ओके। आपने रेफरेंसेस में भी 2 नंबरी कर दी, मिला लिया साथ अपने एचओडी को और कहा कि सर ये प्लीज़ कह दीजिएगा, उन्होंने कह भी दिया आपके बिहाफ़ पे। अचीवमेंट्स भी आपने कोई ओवर सेल कर दी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बता दी। ये जब 5वाँ स्टेज आता है ना, जो कि जहाँ पे वो स्क्रूटनाइज़ करते हैं, जो पैनल इंटरव्यू होता है, जहाँ पे एक बंदा बैठ के आपका पूरा वो बिहेवियर एनालिसिस कर रहा होता है और 2 लोग बैठ के सिर्फ़ नोट्स ले रहे होंगे और 2 लोग आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे। और वो आपकी पूरे प्रोसेस, पूरे एप्लीकेशन को, जिसे कहते हैं ना अच्छी तरह, वो उसका पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जाके फिर आपको जस्टिफाई करना होता है कि हाँ, आप वाक़ई कॉम्पिटेंट हो। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्किल सेट, आपकी जिसे कहते हैं ना, आपकी एबिलिटी क्या है टू कन्विंस अदर्स, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे दोबारा से असेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कॉलरशिप स्टेटमेंट की, अगेन जो चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए अपनी स्कॉलरशिप स्टेटमेंट में, वो आपका यूएसपी है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट,
कि आप में ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट है, वो आपकी स्कॉलरशिप स्टेटमेंट से नज़र आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारी सोसाइटीज़ का पार्ट हो, आप कोई एनजीओ रन कर रहे हो, आप कोई कॉज़ में इन्वॉल्व हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप हाइलाइट करो और स्कॉलरशिप स्टेटमेंट भी यूजुअली 500 टू 700 वर्ड्स की होती है। अ, आपको अगर वो स्पॉन्सर करते हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा आपकी अपनी कम्युनिटी में, ठीक है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ये अज़्यूम कर रहे होते हैं कि आप पढ़ के वापस आओगे और जो कुछ आपने सीखा है आप अपनी मुल्क को सर्व करोगे, अपनी कम्युनिटी को सर्व करोगे। तो क्या डिफरेंस आप लेकर आ रहे होगे? तो आप बताते हो कि जी अच्छा अगर मैं ये डिग्री कर लेता हूँ, तो वापस आके अपनी फील्ड में कैसे मैं एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँगा? कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हो रहा होगा? आपकी कम्युनिटी के लिए और क्या-क्या कर रहे होगे? और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, वो किस तरह से अलाइन कर रहे होते हैं? ये सारी चीज़ें यूजुअली आपकी स्कॉलरशिप स्टेटमेंट में होनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज़ पर्सनल स्टेटमेंट को तो बहुत एक्सप्लेन करती हैं कि ये चीज़ें हो, लेकिन स्कॉलरशिप स्टेटमेंट को इतना एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि वो क देखना चाहती हैं कि आप किस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो। तो आप ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के ऊपर बात करो और इन चीज़ों को आप हाइलाइट करो। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी आपके पूरे के पूरे स्कॉलरशिप प्रोसेस की। सो बेसिकली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट एडमिशन स्टेप्स। स्कॉलरशिप भी हो गई और उसका आउटकम लेट्स से कि चलो उसका आउटकम भी आ गया और आपको स्कॉलरशिप मिल गई, जितने परसेंट भी मिली लेट्स से 50 मिल गई, 70 मिल गई, 100 मिल गई, जो भी वो सीन हो गया, तो अब आपने नेक्स्ट क्या कर रहे होने हैं? वीज़ा के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे होने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में आपके अटेस्टेड एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आपको आइल्स का सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। आपको कैस क्या है? कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। यूनिवर्सिटी एक लेटर इश्यू करती है कि हाँ जी, हमने हर चीज़ देख ली है, इनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हमने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा भी उतरते हैं, अब ये स्टडी पर्पज़ के लिए इस कंट्री में आ सकते हैं, तो वो कैस होता है। अगेन आपकी स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अक्सर कंट्रीज़ में वो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 30 डेज़ की होती है और अक्सर जो पाकिस्तानी या जो एशियन स्टूडेंट्स हैं, वो 30 दिनों के लिए पैसे ले लेते हैं किसी से, वीज़ा आ गया, वो पैसे वापस चले जाते हैं। ठीक है? सो ये वाला सीन भी होता है, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ, उन्होंने आपने पैसे दिखा दिए कि हाँ जी, आपके पास हैं और आपने अपना वो आप वीज़ा वाला काम कर रहे होते हो। मेडिकल आपको एक टेस्ट करना होता है जो कि आपका जिसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, टीबी से रिलेटेड है और ये जो भी डेवलपिंग कंट्री से जा रहा होता है, उसके लिए डेफ़िनिटली होता है और फिर एक वीज़ा का इंटरव्यू भी होता है, जो कि आपने जाके आपने वीज़ा ऑफ़िस में जाके आप अपेयर हो रहे होते हो। वर्चुअल आपका इंटरव्यू होता है और आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें वो आपकी जेन्युइननेस चेक कर रहे होते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपने रिसर्च प्रॉपर्ली की भी है, आप स्टडी के लिए ही जा रहे हो, आपको पता है आप जो करने जा रहे हो, तो वो कोई डिपेंड करता है केस टू केस। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू ये वाला कोई 15 मिनट्स का हुआ था, बट देयर वर आल्सो कैंडिडेट्स हू वर लाइक फ्रेटिंग के भई हाफ एन आवर का वो इंटरव्यू था और अच्छा खासा उनको रगड़ा जा रहा था, डिटेल पूछी जा रही थी कि वो किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे हैं और क्या एक्चुअली वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि टोटल एक्सपेंस थोड़ा-सा मैं आपको रियलिटी पिक्चर दे रही हूँ कि अगर आप अगेन सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे भी जाते हो आप लोगों ने अक्सर ये मिसकंसेप्शन सुनी होगी जी बहुत एक्सपेंसिव है, ये है, वो है, तभी हम उसके बारे में भी बात करते हैं। टोटल एक्सपेंस बिफोर अप्लाइंग जब आप साथ-साथ कितने एक्सपेंसेस पे जा रहे होगे, आइल्स अगेन जब आपने देना है, तो वो एक अच्छा खासी आपका पैसे उस पे लग रहे होते हैं, दैट इज़ अराउंड 35,000 रुपीज़। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अटेस्ट करवाने हैं आपने 22 से करवाने हैं, आपने एचईसी से करवाने हैं, उसके ऊपर भी आपका एक्सपेंस लग रहा होता है। आपने मेडिकल करवाना है, मेडिकल के ऊपर भी आपका एक्सपेंस लग रहा होता है। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करनी है और ये जब आप पे कर देते हो तो वहाँ जाके अगर खुदा ना ख़वास्ता आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेडिकल सर्विसेज़ ले रहे होते हो। ये भी आपने कुछ अमाउंट पे करनी होती है, जो कि एट माय टाइम इट वाज़ अराउंड 125 पाउंड्स, इट वाज़ नॉट दैट मच लेकिन ये आपने पूरे अपने स्टडी के ड्यूरेशन के लिए पे करनी होती है। वीज़ा की फ़ीस है जो कि आप पे करते हो, ताकि आपका प्रोसेस हो सके एंड देन आप टिकट पे भी एक्सपेंस लगा रहे होते हो, तो ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं, जो कि वहाँ जाने से पहले आपको पता होने चाहिए कि हाँ जी, ये आप कर रहे होगे। आइल्स अटेस्टेशन, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ी, टिकट ये सारे साथ-साथ चल रहे होंगे। और अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो जितनी भी आपकी फ़ीस बचती है, लेट्स से आपकी फ़ीस बचती है 5,000 पाउंड,
आपने उस कंट्री जाने से पहले उसका 50% पे करना होता है। तो आप 2500 पे करके जाओगे, उसके बगैर आप वहाँ पे नहीं जा सकते। आपने वो अपने होम कंट्री से ही 50% जितनी भी उन्होंने आपको फीस डिडक्ट करके बताया है कि भई अच्छा आप 100 नहीं दोगे, लेट्स से आप 50 दोगे, अब 50 का आपने 50% उनको पे करना है, तो ये भी आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो रहा होता है। इसके अलावा वहाँ जाके आप क्या-क्या मतलब कि अपॉर्च्युनिटी क्या है और आपके पास कॉस्ट क्या हो रही होगी? डेफ़िनेटली अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, जिसमें आपकी सिर्फ़ यूनिवर्सिटी की फ़ीस कवर हो रही है, सिर्फ़ यूनिवर्सिटी की, तो आपकी अकोमोडेशन तो नहीं कवर हो रही होगी। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी सिटी जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनका कोई ना कोई रिलेटिव होता है और ताकि उनकी अकोमोडेशन कॉस्ट बच सके। और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि मेरी तरह, वो पार्ट टाइम काम करते हैं ताकि उनकी अकोमोडेशन कॉस्ट कवर हो सके। और 20 आवर्स आपको अलाउड होते हैं और इन 20 आवर्स पर वीक के साथ आप बहुत ईज़िली अपनी अकोमोडेशन और अपना लिविंग एक्सपेंस किसी भी कंट्री में जाके निकाल सकते हो। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। हाँ, अगर आप 15 से 20 घंटे हर हफ़्ते काम कर रहे हो, तो आपकी ये कॉस्ट बहुत ईज़िली मैनेज हो जाती है। मैंने भी अपनी लिविंग इसी तरह से कवर की थी। कुछ यूज़फुल टिप्स हैं दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होगे। एक्सेल शीट मेंटेन करें। ये सब जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं वो बता रहे होते हैं कि जी उन्होंने एक पूरी की पूरी एक्सेल शीट बनाई हुई थी, अपने सामने सारी चीज़ें रखी हुई थी। टाइमलाइन क्या है? मैं एक रफ टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट आई वुड रियली वांट कि आप सब उसको यूज़ कर रहे हो। सितंबर और अक्टूबर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे काम करो, जिसमें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, जिसमें आपकी जिसे कहते हैं ना आप अपने आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, कोई चीज़ें टेस्ट वगैरह करवानी है, जो भी चीज़ें आपने रेडी रखनी है आप उस पे काम करो। नवंबर अपना सारा रिसर्च पे लगाओ कि अच्छा लेट्स से किन 10 कंट्रीज़ में अप्लाई करना है, किन 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। दिसंबर से स्टार्ट अप्लाइंग फॉर 1 यूनिवर्सिटी पर वीक। दिस इज़ व्हाट आई डिड। सो दिसंबर से आई स्टार्टेड अप्लाइंग और मैंने हर वीक का अपना एक टारगेट रखा होता था कि मैंने 1 या 2 अपने फॉर्म फिल करने ही करने हैं। और जनवरी एंड तक ये हुआ था कि मेरा एडमिशन हर यूनिवर्सिटी से में मेरी एंड से कंप्लीट हो गया था। आई वाज़ वेटिंग फॉर द आउटकम। देन आई स्टार्टेड लुकिंग और अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स। फ़रवरी एंड तक अगेन कुछ स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन मार्च होती है, तो सेफ साइड ये है कि आप फ़रवरी तक आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया हो। और फिर यू जस्ट नीड टू वेट एंड यू जस्ट नीड टू look at the outcome. एक कंपैरिजन है दैट आई मेड इन 2 कंट्रीज़ का, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वाज़ एक्टिवली लुकिंग फॉर दीज़ 2। सो अगर आप यूके जाते हो तो जो ड्यूरेशन है आपके मास्टर्स की वो 1 साल है, ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो वो 2 साल है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जल्दी से फारिग हो जाएँगे, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर किसी डेवलप्ड कंट्री में रहें, वो ऑस्ट्रेलिया भी चूज़ कर रहे होते हैं। ट्यूशन फीस मैंने एक एवरेज बताया, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है, प्राइवेट की नहीं है। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की एवरेज ट्यूशन फी है दोनों कंट्रीज़ में। और पाउंड और डॉलर का रेट डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो वो आपने भी एक फैक्टर अपने ज़हन में रखना है। लिविंग यूके में स्लाइटली एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ प्रीटी अफोर्डेबल। ये भी एक सॉर्ट ऑफ लाइक डिफरेंस है। वेज रेट का भी डिफरेंस है दोनों के दोनों जिसे कहते हैं ना कंट्रीज़ में। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जो करेंसी का जो सॉर्ट ऑफ लाइक कन्वर्जन है वो भी तो डिफरेंट है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि किस तरह से आपको कौन-सी कंट्री में आपको बेनिफिट मिल रहा है, कौन-सी कंट्री में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। सो ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक कंपैरिजन है दैट यू गाइस कैन आल्सो लुक व्हाइल यू आर मेकिंग दिस डिसीजन कि अच्छा कौन-सी कंट्री को आपने ऑप्ट करना है। परमानेंट रेजिडेंसी यूके में द रीज़न व्हाई आई मेंशन्ड ओवर हियर कि जी ये डिफिकल्ट है, उसकी वजह ये है कि तब तक ब्रेक्सिट नहीं हुआ था। अब बिकॉज़ ऑफ ब्रेक्सिट इट हैज़ बिकम इफ नॉट दैट ईज़ी देन इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ लाइक आई वुड से कि एक आपके लिए एक रास्ता इस तरह से खुला है कि अब स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है। दैट इज़ बेसिकली इफ यू गो फॉर 1 ईयर मास्टर्स दे अलाउ यू टू स्टे देयर फॉर 2 मोर इयर्स। ओवरऑल आपका 3 साल का एक्सपोज़र हो जाता है वहाँ पे, आपके पास आपको अलाउड होता है कि आप वहाँ 2 साल और स्टे कर सकते हो। एंड इन दोज़ 2 इयर्स यू कैन लुक फॉर वर्क एज़ वेल। आप वहाँ काम कर रहे होगे, आप वहाँ पे थोड़ा-सा वर्क एक्सपोज़र ले रहे होगे। सो 3 साल आपको अलाउड हैं एक मास्टर्स डिग्री में यूके में स्टे करने के लिए। और
अगर आपको कोई प्रॉपर कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए विलिंग हो जाए, देन यू गेट अ वर्क वीज़ा। तो आपका स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट बिकम्स ईज़ी फॉर यू टू एक्चुअली स्टे देयर और हो सकता है जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, वो आपके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो। तो इस तरह से आपका जो ड्यूरेशन है वहाँ पे स्टे करने का वो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो रहा होता है। और अगर आप वहाँ पे 5 इयर्स ओवरऑल गुज़ार लेते हो तो फिर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है, दैट इज़ आईएलआर। और फिर आप परमानेंट रेज़िडेंसी का आपका एक सॉर्ट ऑफ लाइक रास्ता खुल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगेन कुछ फील्ड्स के लिए बहुत ईज़ी है टू गेट अ पीआर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई टेक्निकल फील्ड है, सो आई एम श्योर अगर आप में से कोई स्टूडेंट कंप्यूटर स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, उनके लिए इट विल बिकम वेरी ईज़ी। बट जो बाकी फील्ड्स हैं जैसे बिज़नेस स्टडीज़ या बाकी जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है।